हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपनी एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे एसएसटी के एमसीक्यूज़ पर। उम्मीद है कि लेक्चर आपको हेल्पफुल मिलते होंगे। पूरा कंटेंट इसमें कवर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इसके बाहर न जाएं। इसलिए आप सतत जुड़े रहिए और अभ्यास करते रहिए। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सपोर्ट करते ही रहिए, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, हम और अच्छे कंटेंट लेके आएँ। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 5 की अपने, जिसका एसएसटी एमसीक्यूज़ है। इसमें 60 क्वेश्चन एसएसटी के कवर कराए जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों में धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। नंबर 1 है महासामंत, नंबर 2 है राजा राजदेव, नंबर 3 है दक्षिण पथ, नंबर 4 है अश्वघोष। बात करता है 7वीं शताब्दी की। 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी जो थे, योद्धा और सरदार, धन और शक्ति प्राप्त करके अपने को किस नाम से घोषित किए हैं। तो आप विशेष ध्यान देंगे, 7वीं शताब्दी है। ये बड़े भूभाग के स्वामी होते थे। और कौन थे? योद्धा सरदार। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महासामंत। सामंत लोग एक बड़े भूभाग के स्वामी होते थे और ये क्या करते थे, उस भूभाग से सामंती प्रथा चलाई गई थी, जिसमें उस भूभाग से ये अपने सैनिक का खर्चा, अपना खर्चा और बाकी राजस्व केंद्रों को देते थे। तो उसका वर्णन मिलता है उसमें। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, महासामंत। सरदार और योद्धा लोगों ने अपने को महासामंत घोषित किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 32, राजा अशोक पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिए गए हैं राजा अशोक के बारे में। ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। लेक्चर इसका अपलोड किया गया है, उसमें बहुत डिटेल से अशोक को पढ़ा गया है। तो अब देखते हैं कि उसके कथन कौन कौन से हैं। तो ए है, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। बी है, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। सी है, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। अब कूट देखते हैं। तो इसमें कूट दिए गए हैं 4। नंबर 1 है ए, बी और सी सही है। नंबर 2 है ए, बी सही है और सी गलत है। नंबर 3 है ए, बी गलत है और सी सही है। नंबर 4 है ए, सी गलत है और बी सही है। ये आप लेक्चर देखिए, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी बातें, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से बताया हूँ आप लोगों को। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा नंबर 3, ए, बी गलत है और सी सही है। ए, बी गलत है और सी सही है। इसका आंसर होगा नंबर 3, ए, बी गलत है। अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक, मौर्य शासक थे। इसके पुत्र थे बिंदुसार। पोते किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये आप लोग याद रखना, मगध नहीं, मौर्य शासक थे। सी इसका सही है। अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। कलिंग युद्ध का परिणाम ही अभिजीत बोला गया है उसको। तो कलिंग युद्ध में इन्होंने शस्त्र त्याग किया था और युद्ध न करने का संकल्प लिया था, जिसमें भारी क्षति भी थी। लाखों लोग घायल हो गए थे। 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए थे।
इसलिए उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। तो सी ऑप्शन सही है, बाकी दो गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय में हुआ था। खाली स्थान है, प्रारंभिक मध्यकालीन की बात हो रही है यहाँ, प्राचीन काल की नहीं। मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान, खाली स्थान के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था सैनिक अभियान? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 2 है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 3 है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत का अभियान महाराष्ट्र देवगिरी से अथाह धन संपदा का यूज किया था, जलालुद्दीन को मार दिया था। जलालुद्दीन का दामाद भी था और जलालुद्दीन इसका चाचा भी था और उसकी लड़की से विवाह कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का अभियान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों गुलाम वंश के थे। ये दिल्ली तक ही सीमित रहे, इधर नहीं आए थे नीचे। इसके बाद जो खिलजी वंश था, तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी आया था। तो इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है धौलावीरा और मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है कोलदीवा और राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 3 है लोथल और कोलदीवा, ऑप्शन नंबर 4 है धौलावीरा और लोथल। ये हिस्ट्री में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, उसको आप जब देखेंगे तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 धौलावीरा और लोथल। ये लोथल जो था बंदरगाह था, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था उस समय। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर 2 किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, ऑप्शन नंबर 3 महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 4 है पुरुषों और औरतों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। किसानों के लिए, पुरुषों के लिए, किसानों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसमें जैन धर्म में क्या था कि किसी जीव को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो शाम के बाद नहीं निकलते थे, कीड़े मकोड़े कहीं दब न जाएं। इसलिए इसका जो आंसर होगा, सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। जैन धर्म का कथन, महावीर की जो शिक्षाएं थी 15 वर्ष पूर्व बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया, नहीं किया, असत्य है, गलत है, नहीं किया था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, बिल्कुल नहीं था। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें बहुत डिटेल से चीज़ें बताई गई हैं। ये कथन वहीं से लिए गए हैं, 4 के चारों कथन दिए हुए हैं वहाँ। तो ये और बौद्ध धर्म लगभग समकाल ही थे, दोनों साथ में ही चल रहे थे। और फिर ऑप्शन नंबर 4 है पुरुषों और औरतों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था, आसान नहीं था, उसमें शुद्ध वर्णन है। तो आप लेक्चर देखिए, बहुत हेल्पफुल लेक्चर है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, उनके बाहर कुछ नहीं आता एनसीईआरटी से बाहर। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, आप कक्षा में खोड़ और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं, जिनमें या जिनसे ये जनजातियां हैं, उन राज्यों का विद्यार्थियों को चयन करना है। जनजातियों से क्वेश्चन है, खोड़ और अपतानी नागा। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 है समय रेखा पर गुजरात और मेघालय, ऑप्शन नंबर 3 है मानचित्र पर ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड। तो इसका सही आंसर
इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। बात हो रही है 18वीं सदी रेशम के संदर्भ में। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। ऑप्शन नंबर सी भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। कूट दिए गए हैं। कूट नंबर 1 है बी और सी, नंबर 2 है ए और सी, नंबर 3 है ए और बी, नंबर 4 है ए, बी और सी। तो ये औपनिवेशिक भारत की है। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय की ये कहानी है, ये घटना है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी। भारतीय रेशम यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, यह बात बिल्कुल सही है। बी है भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा इससे। जो ये ऑप्शन नंबर थर्ड है भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे, कमाते जरूर, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन यहाँ हो गया था, औपनिवेशिक भारत बन चुका था, इसलिए ज़्यादातर व्यापार किसके हाथों में चला गया, अंग्रेजों के हाथों में। इसलिए जो मुनाफा होता था वो अंग्रेजों को होता था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, बाकी ए और बी सही होंगे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। इसमें कथन और कारण दिया गया है। यह भी औपनिवेशिक भारत का ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय। तो देखते हैं। विकथन ए है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कारण है अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो यहाँ पे बोलता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि पर, किस पर, कृषि पर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसका कारण क्या था, अब कारण सुनिए। अर्थव्यवस्था संकट में थी, कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त थी, चिंतित थी। तो अब इसके जो कूट दिए गए हैं तो देखते हैं। नंबर 1 है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर 3 है ए सही है किंतु आर गलत है। नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अंग्रेजों का उद्देश्य ही था ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना भारत से और भारत के संसाधनों का शोषण करना ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए वो चिंतित थे कि जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से अर्थ कमाएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। 19वीं सदी की बात हो रही है और विधवा विवाह के समर्थन मतलब विधवा से विवाह करने को प्रोत्साहित किया गया, उनके द्वारा समर्थन दिया गया। तो किनकी भूमिका सर्वाधिक रही? इसमें समाज सुधारक हैं, 4 समाज सुधारकों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है। नंबर 1 है राजा राम मोहन राय और हेनरी डिरोजियो।
नंबर 2 है ईश्वरचंद विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलू। नंबर 3 है विवेकानंद और पेरियार। नंबर 4 है राम सुंदरी और रुकैया सखावत हुसैन। तो इसमें आपको मालूम हो जाना चाहिए, यदि आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो तुरंत आंसर मालूम हो जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 ईश्वरचंद विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलू इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 1 है ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर 2 है हरिदास ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर 3 है बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन 4 है घासीदास ने। तो इसका सही आंसर बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले ने। महाराष्ट्र के थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जनजाति उत्थान के लिए ये लड़े थे, अंबेडकर जी भी उसी के लिए लड़ाई किए थे। इसमें से सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंगाल में हुई। ऑप्शन नंबर 2 है हेनरी डेरेजियो ब्रह्म समाज के एक मुख्य अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर 3 है सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर 4 है पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों के विरुद्ध दलील दी या पक्ष रखा। तो इसका सही आंसर बताइए। ये औपनिवेशिक काल की बात है, समाज सुधारक से संबंधित है। पूछता है इस समाज सुधारों के संबंध में या जाति सुधारों के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है? तो बताइए इसका कौन सा कथन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3, सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। जाति सुधारों के संदर्भ में ये जाति पकड़ लो बस। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पेरियार दक्षिण से संबंधित था, ये भी जनजाति से ही था लेकिन मंदिर में प्रवेश को लेकर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जब ब्रिटिश प्रशासन था उस समय रोजगार की स्थिति क्या थी? अब देखेंगे कथन और कारण के माध्यम से। तो अभी कथन ये है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। कारण है वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। एक है कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों जगह आयोजित की जाए, ये भी कथन है। उसका तर्क दे रहा है कि कुछ सामाजिक गुट या समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए, मतलब कुछ सामाजिक समूह जो हैं भारतीय के या कुछ गुट हैं उनको भी प्रशासन में अवसर दिए जाएं जो भारतीय हैं। तो अब इसके कूट देखते हैं। नंबर 1 है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? तो आइए ऑप्शन की बात करते हैं। ए है यह पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ।
जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता या नरसंहार हुई। बी है हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की। सी है यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में वो पूछ रहा। पूट दिए गए हैं नंबर 1 केवल ए, नंबर 2 ए बी और सी, नंबर 3 बी सी और डी, नंबर 4 केवल सी। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी सी और डी। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 बी सी और डी। 1919 का जो था रॉलेट एक्ट कानून जो था बनाया गया था, उसके अंदर ब्रिटिश सरकार अधिकार दिया गया था कि भारत को बिना मुकदमा की जेल में बंद कर दो, नो दलील नो अपील नो वकील के तहत। इसलिए इसके ऑप्शन बी सी और डी सही होंगे। तो देख लेते हैं एक बार बी सी और डी को। हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर भागीदारी की, बिल्कुल सही है। सी है यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे व्यक्ति की आज़ादी को, तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहाँ कुछ क्रांतिकारी कुछ कर नहीं रहे थे, बस बैठ के आपस में चर्चाएं चल रही थी। और बैसाख पूर्णिमा का दिन था तो लोग ज़्यादा इकट्ठे थे। डी है रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि उन्होंने अपनी वापस कर दी थी। ये भी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सत्य है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है। अभिकथन है इसमें ए स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर बल दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। स्वतंत्रोत्तर भारत की कहानी है शुरुआत की। कारण है एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीकी और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अब उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। स्वतंत्रोत्तर भारत के बाद यह भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारी उद्योगों पर बल दिया। कारण क्या था कि एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से जल्दी मुक्त करना था और औद्योगिक और तकनीकी विकास करना था देश का। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और तार्किक व्याख्या भी है। तो अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उपग्रह, ऑप्शन नंबर 2 उल्का पिंड, ऑप्शन नंबर 3 धूमकेतु, ऑप्शन नंबर 4 क्षुद्र ग्रह। ये मैं आपको पढ़ाया था। सौर मंडल में पृथ्वी एक पार्ट है भूगोल का, वो अपलोड कर दिया गया है। उसमें इसका डिटेल बहुत अच्छी तरह से दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्षुद्र ग्रह उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भूगोल का है, अच्छे से पढ़ाई गई भूगोल इसमें। क्वेश्चन नंबर 46। कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 42.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 65.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर 3 है 82.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर 4 है 84.5 डिग्री पूर्व।
तो बताएं कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो ये भी मेरे द्वारा बताया गया है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, उसके पूर्व जब आप आएंगे भारत में तो आपको बताया गया था कहाँ से गुजरती है, यह भी बताया गया था कि 82.5 डिग्री हमारी जो है भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। पूर्वी देशांतर बोलेंगे उसको, देशांतर के साथ पूर्वी और पश्चिमी लिखा जाता है, जबकि अक्षांश के साथ उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, पिछले पेपर में भी डिस्कस हुआ था। तो इसका आंसर भारत का मानक यामोत्तर जो है कहाँ से जाता है, 82.5 डिग्री है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये भी पढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक यामोत्तर माना गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं के परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है। ऋतु परिवर्तन के व्याख्या 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन अच्छी व सटीक करता है देखते हैं। ए है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है, कूट देता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, ऑप्शन नंबर 3 है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है ना तो ए और ना ही बी। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, केवल बी। ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, इसकी स्थिति आयनांत वगैरह सब बताया गया है, कब कर्क रेखा कब मकर रेखा पर सूर्य आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऋतुओं के परिवर्तन का जो तार्किक व्याख्या है, जो तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण। तो सूर्य भैया स्थायी है, पृथ्वी की स्थिति परिवर्तित होती है, सूर्य की नहीं। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन जो था ये गलत है। दूसरा है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, तो ये सही है। जब उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में ही कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, इसलिए सही होगा। इसमें उत्तरायण और दक्षिणायन 2 स्थितियां होती हैं। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, और जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में किस पर, कर्क रेखा पर, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, उस पर लंबवत चमकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका केवल बी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो, 2 बजे का अपराह्न का समय हो, तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा। पश्चिम में पूछ रहा है। ऑप्शन देता है नंबर 1 5 अपराह्न, नंबर 2 5 पूर्वाह्न, नंबर 3 11 पूर्वाह्न, नंबर 4 11 अपराह्न। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछता है जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का टाइम हो और 45 डिग्री पश्चिम, तो 15 डिग्री में 1 घंटे होते थे, 4 मिनट होते हैं एक देशांतर को पार 1 डिग्री में, तो 15 डिग्री में 15 चेक को 60 मिनट, तो 45 डिग्री यहाँ बोला गया है, तो लगभग 3 घंटे। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 11 पूर्वाह्न। इसका सही आंसर होगा 11 पूर्वाह्न बजा होगा। अब हम चलते हैं, इसमें निकाल के टाइम बताया था मैं, लेक्चर देखें आप। पश्चिम में जब जाएंगे तो टाइमिंग क्या होगी, पूर्व में जाएंगे तो टाइमिंग ज़्यादा आएगी, पश्चिम में जाएंगे तो कम होगी, क्योंकि सूरज यहाँ पहले निकल चुका है, वो पश्चिम में बोल रहा है, तो पीछे जाते जाएंगे टाइम कम। जैसे 5.5 घंटा टाइम आगे है इंडिया का, क्योंकि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, इसलिए 5.5 घंटा आगे। 82.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, तो आ जाता है 5.5 घंटे।
तो ये पश्चिम में बोल रहा है तो वो घट जाएगा। टाइमिंग आप घटा दीजिए 3 घंटे, 2 बजा है तो 3 घंटे माइनस कर दीजिए उसमें, तो 2 1 12 11 बजा रहेगा वहाँ। तो इसका सही आंसर 11 पूर्वाह्न होगा, दोपहर के पहले का समय होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि पश्चिम में बोले तो आपको टाइम घटाना है, पूर्व में बोले तो टाइम बढ़ा देना है। ग्रीनविच, जहाँ ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा का जिक्र हो तो उसके यदि पश्चिम की बात करता है और 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो इधर 45 डिग्री है, तो या तो ये कर लो या फिर पढ़ लो कि 15 डिग्री में 1 घंटे, चूँकि 360 डिग्री है पृथ्वी की परिक्रमा, तो उसको डिवाइड कर दो तो आ जाता है 15 डिग्री, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। घास के मैदान से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। अब देखते हैं उनके कूट। तो कूट फर्स्ट जो है बोलता है केवल ए सही है, दूसरा है ए और बी सही है, तीसरा है ए, बी और सी सही है, चौथा है बी और सी सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों सही है। वनस्पति की वृद्धि तापमान नमी पर बिल्कुल निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है, यह भी सही है। और पहला भी सही है कि वनस्पति की जो झाड़ियाँ हैं वो शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। तीनों सही हैं। आप राजस्थान के इलाका में जाएंगे तो वहाँ झाड़ियाँ और कटीले बन पाए जाएंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, उनको देखते हैं और फिर उनका कूट दिया गया है। तो ए है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ऑप्शन बी है वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। सी है जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। अब इसमें कूट दिए गए हैं। कूट 1, कूट नंबर जो 1 है वो लिखता है केवल ए सही है, दूसरा केवल बी सही है, तीसरा केवल सी सही है, चौथा ए और सी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर पूछा गया है क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यह बात सत्य है। वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैसों के साथ धूल कण वगैरह भी पाए जाते हैं, गैसों के अलावा भी पाए जाते हैं। वायुमंडल का संगठन पढ़ा चुका हूँ, परतें भी पढ़ा चुका हूँ, उसमें ज्योग्राफी के लेक्चर में आप बिल्कुल डिटेल में इसको पाएंगे। जैव मंडल भी अभी पर्यावरण परसों का लेक्चर डाला हूँ, उसमें जल, थल एवं वायु 3 मिले होते हैं। इसमें सिर्फ स्थल और वायु का जिक्र है, जबकि जल मंडल को गायब कर दिया जाता है। जबकि संकीर्ण क्षेत्र जो बोलता है, संकीर्ण क्षेत्र सत्य है कि वह एक संकीर्ण क्षेत्र है, लेकिन वहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिलते हैं, इसलिए यह गलत है। इसमें जल मंडल का जिक्र नहीं है, इसलिए यह कथन सी गलत होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? अब उसके तर्क देखते हैं। निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ऑप्शन नंबर 3 है तापमान और आपतपन व्युत्क्रमानुपाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। तो ये अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में इसका जिक्र है, भूगोल का पार्ट है, उसमें बताया गया है।
कि क्यों ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है या ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा भी उसको बोलते हैं। तो जब आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहाँ सूर्य की किरणों की दूरी बढ़ जाएगी, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ सूर्यातप की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वहाँ बर्फ से ढके रहते हैं ध्रुव। और विषुवत रेखा कर्क और मकर रेखा तक सूर्य वर्ष में एक बार लंबा जरूर चमकता है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय इलाका, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण और उच्च वर्षा, उच्च विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। तीनों ये उष्णकटिबंध की क्वालिटी है। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है वह सही है। पहला बोलता है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, भूमध्य रेखा में सर्वाधिक होती है, फिर ध्रुवों की ओर जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर। तो इसमें क्वेश्चन ध्रुव न पूछ के उच्च अक्षांश भी आपसे पूछ सकता है कि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर घटती है, ये उच्च अक्षांशों पर बर्फ क्यों जमी हुई है। तीसरा है तापमान और आतपन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तापमान और आतपन दोनों एकदम एक ही चीजें हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहाँ से होंगे। फिर है गर्मियों और सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान नहीं पाया जाता है, गलत है ये भी। तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर माइनस में होता है, जबकि गर्मियों में भी हमेशा माइनस में ही रहता है। अब इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा। ये भी पढ़ाया गया है, क्रम आपको याद रहना चाहिए। यदि आप क्रम सही याद किए हुए हैं, उसमें क्रम से दिया गया है, कोट के अंदर दिया गया है। कोट को मेरे द्वारा अंडरलाइन और VVIP भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया गया है लेक्चर में। तो पूछता है कि यदि वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम बताएं जिससे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा, किन किन परतों से। मान लीजिए कोई रॉकेट उतर रहा है, गुजर रहा है, तो धरती पर उतरने से पहले उसको किन किन परतों से गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, क्षोभमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर 2 क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन थर्ड है बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। ऑप्शन फोर्थ है बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और क्षोभमंडल। पूछता है उतरने से पहले, धरती पर उतरने से पहले किन किन वायुमंडल की परतों से वो गुजरेगा। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, अर्थात ऊपरी वायुमंडल से निचले वायुमंडल फिर धरती पर आएगा। तो सबसे बाद का जो 5वां था वो क्या था, बहिर्मंडल था, फिर बाह्य वायुमंडल आता है, फिर मध्यमंडल आता है, फिर समतापमंडल और क्षोभमंडल। या नीचे से जब आप जाएंगे, यदि इसी को चेंज कर दे क्वेश्चन को और बोल दे कि मान लीजिए आप रॉकेट छोड़ रहे हैं पृथ्वी से, तो वो क्रम से सजाएं उस वायुमंडल को जिन वायुमंडलों से होकर वो गुजरती है और लास्ट में कहाँ पहुँचेगी। तो ये उल्टा पूछा है कि कोई रॉकेट ऊपर से आ रही है तो वो वायुमंडल के किन किन परतों से होकर गुजरेगी। तो आप क्रम याद रखना, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल या वायुमंडल, तापमंडल भी इसको बोलते हैं, और फिर बहिर्मंडल। पांचों के आप नाम क्रम से याद रखिए। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पवन के बारे में 3 कथन दिए गए हैं ABC, उन पर विचार करना है। तो ये पवन बता दिया गया है मेरे द्वारा, आप लेक्चर में देखिए। ए है वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। बी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सी है पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। कूट दिए गए हैं। नंबर 1 ए और बी सही है, नंबर 2 बी और सी सही है, नंबर 3 ए और सी सही है, नंबर 4 ए बी और सी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा
वह होगा ऑप्शन नंबर 2। पहला इसलिए गलत होगा, वायु जो है वो निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति नहीं करती है, जबकि बल्कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। वायु की गति उच्च दाब से, जहाँ अधिक दाब होता है, वहाँ से निम्न दाब की ओर स्थल समीर और जल समीर अच्छे से समझाया गया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। और पवन उसी को कहेंगे, पवन हमेशा क्षैतिज प्रवाह को कहते हैं, लंबवत प्रवाह को सम्माहनीय धाराएं कहते हैं। पवनें हमेशा क्षैतिज प्रवाह में चलती हैं और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। दूसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। यह भी कथन सत्य है कि पृथ्वी के धरातल में घर्षण बल लगता है पवन पर, इसीलिए महासागरों के ऊपर पवन अत्यधिक तीव्र वेग से चलती है, जबकि महाद्वीपों पर पर्वत पठार मैदान का विस्तार होने के कारण, बस्ती पेड़ पौधे और वनों का विकास होने के कारण पवन घर्षण बल के कारण क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में जब आप जाएंगे तो पछुआ पवनों के कई नाम हैं। गरजती 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, फिर 50 पर प्रचंड 50 और चीखती 60 डिग्री पर उसको बोलते हैं। तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ए गलत होगा। यदि इसमें लिख देता उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर तो सही हो जाता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फिर से ए, बी, सी कथन दिया है और कूट दिया गया है। देखते हैं। ए बोलता है नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। बी है आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सी है शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। कूट है ऑप्शन नंबर 1 है केवल ए सही है, 2 है केवल बी सही है, 3 है केवल सी सही है, 4 है ए और सी सही है। तो इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है। नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। ये हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर कब, कहाँ और क्या कैसे, या मानव का क्रमिक विकास, सभ्यता का विकास, उसका क्वेश्चन है ये। हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो अपलोड है उसमें मिल जाएगा ये। आदर्श बसाव चुनाव के लिए प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, दिया जाता है भाई, नहीं तो कहीं भी आदमी बस जाए। प्राकृतिक दशाओं का यदि ध्यान न दिया जाए तो जल की कमी हो जाए मान लो, तो उजड़ जाएगी बस्ती ही। शहरों में प्रकीर्ण बस्तियाँ, यह भी सब है, केवल ए सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। खनिज से क्वेश्चन है, यह भी पढ़ाया गया, भी परसों लेक्चर अपलोड किया गया है पर्यावरण नाम से भूगोल का, उसमें बताया गया है। तो ए है ग्रेफाइट, बी है नमक, सी है चूना पत्थर, डी है अभ्रक। उसमें पूछता है ये निम्न में से खनिज के उदाहरण पूछ रहा है, कौन से खनिज के उदाहरण है। कूट देता है नंबर 1 में ए, बी और सी, 2 में है बी और डी, 3 में है ए, सी और डी, चौथे में है ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी। चारों ये खनिज के उदाहरण हैं, ग्रेफाइट भी, नमक भी, चूना पत्थर भी और अभ्रक भी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंध देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं एवं सुरक्षित रखते हैं? बात हो रही है उष्णकटिबंधीय देशों के लिए। ये ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं, इनमें से बोलता है, ऊर्जा के स्रोत हैं जो बोलता है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लिए अधिक उपयुक्त तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने के लिए सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण को भी बचाते हैं, ऐसे आप सोर्स बताइए ऊर्जा के।
तो ए है परमाणु, बी है गैस, सी है पवन और डी है सौर या सोलर एनर्जी। कूट देता है नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 सी और डी, नंबर 4 ए और डी। तो इसका आंसर बताएं, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 सी और डी, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा एक अच्छा स्रोत नहीं है और ना ही गैसीय ऊर्जा है, ये अनवीनीकरणीय हैं, जबकि पवन और सोलर एनर्जी जो दोनों हैं वो नवीकरणीय हैं। इसीलिए उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ पर सूर्य ताप वर्ष भर प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पर ये अच्छा ऊर्जा स्रोत का भंडार है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सत्य हैं, जबकि परमाणु और गैस दोनों असत्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। रोपित की जाने वाली कृषि की बात हो रही है यहाँ। पहले उसकी क्यारी बनाकर सघन बीज बो दिए जाते हैं, फिर उनको वहाँ से उठा करके खेतों में रोपित कर दिया जाता है, उसको रोपित कृषि कहेंगे। देखते हैं, ए है रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है, बी है रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कूट दिए गए हैं, नंबर 1 केवल ए सही है, नंबर 2 केवल बी सही है, नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं, नंबर 4 ना तो ए और ना ही बी सही है। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है। यह उष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं, सही है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए रोपित करने वाली कृषि विशेष रूप से वहाँ की जाती है। मिश्रित कृषि नहीं है, मिश्रित में पशुपालन को शामिल किया जाता है। तो ये रॉन्ग है, ये राइट, केवल भी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। ये पेडागॉजी से जोड़कर पूछा गया क्वेश्चन। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से कोई धारणा बना लेना कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, उस पर तर्क नहीं देखना है आपको। पहले से धारणाएं चली आ रही हैं तो हम भी मान रहे हैं कि हाँ भाई गलत है। तो वो इनमें से 4 ऑप्शन देता है, उनमें से आपको बताना है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित कौन सा उदाहरण है। नंबर 1 है गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। नंबर 2 है गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। नंबर 3 है कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। ऑप्शन 4 है गांव के लोग ज़्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो इसका सही आंसर बताएं कि कौन पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ग्रसित का उदाहरण पूछ रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा पूर्वाग्रह बना लिए हैं लोग बात, जबकि गांव में टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है, इसलिए यह पूर्वाग्रह से ग्रसित उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं। अब विविधता से एक क्वेश्चन आता है, ये भी पर्यावरण का क्वेश्चन है, भूगोल का है, इसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ए है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। बी है समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करना। 3 है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। अब ये पूछता क्या है कि विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित कौन सा कथन करता है। कूट देखते हैं, नीचे कूट दिया गया है। कूट नंबर 1 है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी, चौथा है ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। वह सिद्ध करता है कि भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है, कई भाषाओं को बोलने वाला देश है।
फिर बी है समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा, समुदाय विशेष नहीं है, हर एक किसी समुदाय विशेष का नाम ले दिया, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। किसी समुदाय विशेष को फिर विविधता कहाँ हो गई, विविधता नष्ट हो गई, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों, इसमें विभिन्न जोड़ा है, कई सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना विविधता है। यदि लिख देता किसी विशेष सामाजिक वर्ग के, तो फिर ये भी ऑप्शन गलत हो जाता। विशेष यहाँ किसी को एक को नहीं लेके चलना है, विविधता का मतलब होता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग, विविध भाषाओं के लोग, विविध वेशभूषा वाले लोग, विविध पहनावे वाले, विविध खान पान वाले लोग, उसको बोलते हैं विविधता। इसलिए इसके ऑप्शन ए और सी सही हैं, बी गलत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है कि किस निकाय संस्था के द्वारा या किस निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करती है। 4 संस्थाओं के नाम हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जिला परिषद, 2 है वार्ड प्रमुख, 3 है ग्राम सभा और 4 है पंचायत समिति। तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ग्राम सभा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी देख रेख करती है और प्रमुख इकाई है, मुख्य इकाई है पंचायती राज की, ग्राम पंचायत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वार्ड प्रमुख पंचों को बोलते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड प्रमुख पंच को बोलते हैं, जबकि नगर पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका में पार्षद को बोलते हैं वार्ड प्रमुख। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान करने हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? ए है ग्राम पंचायत, बी है जिला पंचायत, सी है राज्य सरकार, डी है संघ सरकार। कूट दिए गए हैं नंबर 1 ए, बी और सी, नंबर 2 ए और बी, नंबर 3 सी और डी, नंबर 4 ए और सी। इसमें कृषि श्रमिक और निर्माण श्रमिकों के भुगतान की बात की गई है, वो भी न्यूनतम वेतन कृषि श्रमिक की और निर्माण श्रमिक की। एक कुशल जिसको बोलते हैं कौशल युक्त और एक अकुशल। तो बताएं इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? 61 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सी और डी। राज्य सरकार और संघ सरकार यह निश्चय करती हैं या निर्णय लेती हैं कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होना चाहिए, कृषि श्रमिकों की भी और निर्माण श्रमिकों की भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दादन व्यवस्था है, उस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। नंबर 2 है व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना। ऑप्शन नंबर 3 है जुलाहों का कच्चे माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय न ले पाना। ऑप्शन नंबर 4 है जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादों पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण न होना। तो उसकी समस्या क्या है? दादन व्यवस्था की एक समस्या पूछ रहा है, विशेषता नहीं, समस्या बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना, यह एक बड़ी समस्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन से के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? शहरी जीविकोपार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। इनमें से 4 ऑप्शन हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन हैं ऐसे हैं जो शहरी जीविकोपार्जन को ज़्यादा सुरक्षित साधन उपलब्ध करने के लिए मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। नंबर 2 है अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 है नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आज़ादी देना। ऑप्शन नंबर 4 है स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा 63 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाया जाना जीविकोपार्जन को सुरक्षित साधन का सबसे महत्वपूर्ण मदद करेगा। यह कथन सबसे अच्छा तार्किक है। अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना, अनियमित रोजगार के प्रकार नहीं, नियमित रोजगार हो जाता तो यह भी सत्य हो जाता। अनियमित के नहीं बढ़ाना है। फिर नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आज़ादी, बिल्कुल नहीं। इसमें फिर शोषण होगा। यदि एक व्यक्ति निर्धारित करने लगे कि आपको इतने घंटे काम करना ही है, इसलिए यह कथन भी गलत होगा। स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना, स्थायी रोजगारों की संख्या बढ़ाना, क्योंकि जीविकोपार्जन को सुरक्षित करने के साधन उत्पन्न करने में मदद पूछ रहा है, साधन उत्पन्न न करने में नहीं पूछ रहा है। इसलिए 3 ऑप्शन गलत होंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक विशेष क्षेत्र जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है। कोई एक विशेष क्षेत्र है जहां के रहने वाले लोग या मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मतदान केंद्र, बी है सीट, सी है चुनाव क्षेत्र, डी है क्षेत्र। कूट दिए गए हैं। नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 सी और डी, नंबर 4 ए और सी। तो इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, बी और सी। सीट और चुनाव क्षेत्र, मतदान केंद्र बूथ सेंटर नहीं होगा। सीट होगी कि वह किस क्षेत्र की किस सीट से लड़ा है, इसलिए चुनाव क्षेत्र उसमें निर्धारित होता है किस ब्लॉक, चुनाव क्षेत्र किस संसदीय क्षेत्र से है, किस सीट से है। तो इस प्रकार दोनों का जिक्र होता है। मतदान केंद्र बूथ बनाए जाते हैं, वो एक क्षेत्र में कई बूथ हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी और सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 65, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो आया था 1929, उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है। अब उसको बताना है कि कौन से प्रावधान थे, कौन से नहीं थे। तो पहला है 16 साल से कम आयु की लड़की और 18 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 2 है 18 साल से कम आयु की लड़की और 20 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 3 है 20 साल से कम आयु की लड़की और 22 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 4 है 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 16 साल से कम आयु की लड़की और 18 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकते हैं। 1829 का कानून कहता है कि लड़की की उम्र 16 साल से कम है यदि, तो वह विवाह नहीं कर सकती। 16 साल से अधिक हो और जो लड़का है वह 18 वर्ष से अधिक का हो, कम का नहीं। इसलिए यह ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, बिल्कुल राइट है, जीवंत दस्तावेज है भारतीय संविधान। अब वह तर्क देता है नंबर 1, संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर 2 है संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, न कि उसे बाहर से थोपा गया था। ऑप्शन नंबर 3 है संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। ऑप्शन नंबर 4 है संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। तो आप बताएंगे कि संविधान क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन
सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है, इसलिए जीवांत है, उनके जीवन से संबंधित अर्थ रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मौलिक कर्तव्य या दायित्व, ऑप्शन सेकंड मौलिक अधिकार, ऑप्शन थर्ड नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 4 है पंचायतें। तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? आप बताएं किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। तो इसका सही आंसर मौलिक अधिकार होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद पूछे तो संशोधन यदि पूछे तो 42वां संविधान संशोधन को भी कहा गया है, लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? ए है अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है, बी है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं, सी है न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। तो फौजदारी कानून से संबंधित मामला वो पूछ रहा है, इनमें से कौन सा फौजदारी कानून से संबंधित है? अब ऑप्शन देता है कूट में है ऑप्शन नंबर 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है ए और सी, चौथा है ए बी और सी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है, बी है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है, ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष से काउंटर, विपक्ष भी काउंटर लिखवाता है अपना, इसलिए यह ऑप्शन केवल प्रभावित पक्ष दे दिया है, नहीं गलत है, विपक्ष भी लिखवाता है, दोनों रिपोर्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सही है? इसमें 4 ऑप्शन है, फिर कूट दिया गया है। नंबर ए है यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है, ऑप्शन बी है इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है, ऑप्शन सी है इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सूची है, डी है इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। अब कूट दिए गए हैं, कूट दिया गया है जो ऑप्शन नंबर 1 है ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 है बी सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 है ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 है ए सी और डी। तो इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सी और डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता किस चीज़ का शिकार है? नंबर 1 सामाजिकरण का, नंबर 2 अतिवादिता का, नंबर 3 हास्यकरण का, नंबर 4 संस्कृतिकरण का। ये पेडागॉजी से जोड़ा गया है क्वेश्चन। बोलता है स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्यों? क्योंकि हम घर पर क्या करते हैं, संथाली भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा हम नहीं जानते। तो बच्चा किस चीज़ का शिकार है? इनमें 4 ऑप्शन है, सामाजिकरण, अतिवादिता, हास्यकरण और संस्कृतिकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 हास्यकरण का
शिकार है वह बच्चा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के मानकी पक्ष हैं? यह भी पेडागोजी संबंधित है। सामाजिक विज्ञान के मानकी पक्ष पूछे गए हैं। ए है समानता के मुद्दे, बी है न्याय के मुद्दे, सी है व्यक्तित्व के मुद्दे। कूट है नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 ए और सी, नंबर 4 ए बी और सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, समानता के मुद्दे और न्याय के मुद्दे। ये सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के मानकी पक्ष हैं। व्यक्तित्व विकास, सर्वांगीण विकास इसका मुद्दा नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? यह भी पेडागोजी से रिलेटेड करके पूछा गया है। ऑप्शन 1 है किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना। ऑप्शन 2 है घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। ऑप्शन 3 है वह तिथियां याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी। ऑप्शन 4 है यह एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ी सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा बनाना। पूछता है कौन सी गतिविधि समाक्षात्मक या समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है। समीक्षात्मक पूछ रहा है, किसी चीज़ की समीक्षा करना। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। हवाई में तीर नहीं चलाना है अपने को, तर्क और साक्ष्यों के अनुसार बात करना है। तो वह है समीक्षात्मक चिंतन कौशल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 73, बहिर्भेदन आग्नेय चट्टान। विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? मान लीजिए कोई बहिर्भेदन आग्नेय चट्टान का टॉपिक है, उसको पढ़ाने से पहले आप किस पर चर्चा करना उत्तम समझते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए लावा, नंबर बी है पृथ्वी का आंतरिक भाग, सी है तलछट अवसाद, डी है बेसाल्ट। कूट दिए गए हैं नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 ए और डी, नंबर 3 बी और सी, नंबर 4 ए बी और सी। तो ये मैं पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, अभी पर्यावरण का लेक्चर डाला गया है, उसमें तीनों चट्टानें पढ़ाई गई हैं। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या परिवर्ती चट्टानें। अवसादी या परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें भी पढ़ाई गई, तीनों चट्टानें पढ़ाई गई हैं। परिवर्तन के रूल्स भी, चट्टान का क्रम भी, चक्र भी पढ़ाया गया है उसमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग के नाम से पाठ ही है ये। तलछट और अवसाद जो है वो आग्नेय के लिए नहीं है, अवसादी चट्टानों के लिए हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ए और बी सही होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन इसलिए संबंधित है उससे, और लावा क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही एक चेंबर होता है, मैग्मा चेंबर, तो उसी से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। वो अतितप्त अग्नि रूप में तरल पिघला हुआ पदार्थ होता है जो बाहर निकलने पर लावा बोला जाता है। यह मेरे द्वारा पढ़ाया गया है पर्यावरण के लेक्चर में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी? ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में, जीवन के जो अनुभव हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको समझने में ये 4 जो दी गई हैं गतिविधियाँ, इनमें से कौन बेहतर होगी उसके लिए, अनुभवों को समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में? तो देखते हैं। अब ए है निकटवर्ती क्षेत्रों के खेतों में जाना, बी है कक्षा में किसान अथवा खेतीहर मजदूर को आमंत्रित करना, सी है पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझना, और डी है स्थानीय क्षेत्र के खेलों संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बताना है आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह, इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन समझा रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र का जनजीवन है या जीवन है, तो कौन सा कथन उसको अच्छे से समझा रहे हैं? तो कूट है, कूट जो है 1 ए और बी,
नंबर 2 ए बी और सी, नंबर 3 सी और डी, नंबर 4 ए बी और डी। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी। सही आंसर ए बी और डी होगा। निकटवर्ती क्षेत्र के खेतों में जाना, जहाँ जहाँ आएगा कि बच्चा काम में लगा हुआ है बिल्कुल, वही कथन सत्य होते हैं अधिकतर। इसलिए निकट क्षेत्रों में जा करके वो देखेगा तो ज़्यादा स्थायी और ज़्यादा तार्किक होगा। तो ए सही है। बी है कक्षा में किसान अथवा खेतिहर मजदूर को आमंत्रित करेंगे, उससे ग्रुप डिस्कशन होगा बैठ करके, तो ज़्यादा बेहतर कांटेक्ट हो पाएंगे। और डी है स्थानीय क्षेत्र की खेलों संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना, यह भी सत्य है। पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझाना, पाठ्य पुस्तक से उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा उनके, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। वो पूछता है बेहतर ढंग कौन सा है, तो ए बी और डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 75। सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा। सुश्री मोनिका जी हैं जो अपने छात्रों को, एक शिक्षिका हैं, ये अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा बताती हैं। ये नगरीय भूगोल का पार्ट है। नगरीय भूगोल का उत्प्रवासन अप्रवासन, दो प्रवास होते हैं, उत्प्रवासन और अप्रवासन। उत्प्रवासन मतलब कहीं चले जाना और बस जाना, अप्रवासन यानी आकर के बसना। तो देखते हैं इसके तर्क क्या हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र, 2 है सूडान में घटती जनसंख्या, 3 है बेंगलुरु में बढ़ती आबादी, और चौथा है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उत्प्रवास के लिए बोल रहा है। उत्प्रवास मतलब कहीं से आप मान लीजिए गांव में है, शहर में चले गए, तो आपका क्या हुआ, गांव के लिए उत्प्रवास हुआ, लेकिन शहर के लिए अप्रवास होगा। तो जहाँ से आप जा रहे हैं, जिस क्षेत्र को यदि छोड़ रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, उत्प्रवास कर रहे हैं, और जहाँ आ रहे हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ अप्रवास होगा आपका। तो दोनों शब्दावलियों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, सूडान में घटती जनसंख्या। सूडान में घटती जनसंख्या। उत्प्रवास का मतलब होता है, मैं बताया जैसा, कि एक जगह की जनसंख्या वहाँ से दूसरी जगह जाकर के निवास कर रही है, तो वह क्षेत्र धीरे धीरे क्या होगा, खाली हो जाएगा। इसलिए बोलता है सूडान में घटती जनसंख्या। और यदि अप्रवास यहाँ कर देता तो ये ऑप्शन नहीं होता, फिर बढ़ती जनसंख्या बेंगलुरु की आ जाती, क्योंकि अप्रवास का मतलब होता है जनसंख्या आ रही है उस क्षेत्र में और निवास कर रही है, मतलब बढ़ रही है लगातार। तो दोनों शब्दों में बारीकी अंतर है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है घुमा करके इसी तरह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रवासन या प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी। 4 गतिविधियां हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि ऐसी है जो शहरी प्रशासन को समझाएगी। तो अभी लेक्चर अपलोड किया गया है, शहरी प्रशासन और नगरीय प्रशासन, दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से उन लेक्चरों में आपको दिखता है। तो आप वहाँ जाएंगे तो मिल जाएंगे दोनों में अंतर। देखते हैं इसके तर्क देखते हैं। ए, नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना। बी है छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून हैं उनकी सूची बनाने के लिए कहना। सी है छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना। डी है स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को सम्मिलित करना। शहरी प्रशासन की समझ विकसित करना है। इसमें कूट दिए गए हैं, नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 ए और सी, नंबर 3 बी और सी, नंबर 4 ए और डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना, कांटेक्ट हो सके जिससे सामने, मतलब छात्र इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो जिसमें भागीदारी करेंगे छात्र स्वयं, वह कथन हमेशा सत्य होंगे। और सी कथन है छात्रों को शहर के मेयर के
कार्यालय में ले जाना, तो वो वी कॉन्टेक्ट होगा, डायरेक्ट मिलेंगे वो। विशिष्ट राज्य कानून की सूची बनाने के लिए कहना ये बिल्कुल तर्क नहीं है। डी है स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को सम्मिलित कराना। नगर प्रशासन से संबंधित है। स्वच्छ भारत तो ग्रामीण की भी अवधारणा है, संपूर्ण भारत की है। इसमें चर्चा किसकी करना है हमको? नगर प्रशासन की, अर्थात नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद, इनकी चर्चा यहाँ करनी है। उसमें लेक्चर में बताया गया है नगर प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन दोनों की विधिवत चर्चा की गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए, जिससे बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके? कोई शिक्षक है भूगोल के, वो ऊर्जा उत्पादन या पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक पाठ पढ़ाने की योजना अभी सोच रहे हैं, बना रहे हैं। उनमें से उनके लिए क्या आवश्यक है इन कथनों में से कि वो पहले इस चीज़ को पढ़ाएं, उसके बाद पवन ऊर्जा को पढ़ाएं? तो ऑप्शन है नंबर 1 वायुदाब, नंबर 2 आर्द्रता, नंबर 3 पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान, नंबर 4 चक्रवात। तो पवन ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनकी पाठ्य योजना में कौन सा ये शामिल होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वायुदाब। वायुदाब अभी पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड है, करीब 10 क्वेश्चन पीछे आया था। पवन के लिए तर्क दिए गए थे जिसमें उच्च दाब का जिक्र था, उच्च दाब निम्न दाब, इसीलिए वायु दाब का अध्ययन बहुत जरूरी है। यदि आप दाब का अध्ययन नहीं कर पाए हैं तो पवन चक्की स्थापित भी कर देंगे ना, तो ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि यदि 9.1 किलोमीटर से कम होगी ऊर्जा की गति, पवन की गति सॉरी, तो वहाँ पे पवन चक्कियाँ घूमेंगी ही नहीं। इसलिए वायु दाब का अध्ययन पहले जरूरी है। आप वायु दाब का अध्ययन करिए, जितना ज़्यादा दाबांतर होगा उतनी तीव्र गति से पवनें चलेंगी, इसलिए वायु दाब का अध्ययन करना आवश्यक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 है, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय में परिचित कराना है आपको बच्चों को, इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे तार्किक होगी? तो नंबर 1 है भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना। नंबर 2 है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के जन संहार पर एक वृत्तचित्र देखना। ऑप्शन नंबर 3 है भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 है उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। इसकी कहानी NCERT में कक्षा 9 में, हालांकि उसका पूरा जिक्र ही है। गुआंतानामो बे की एक जेल थी, उस पर कैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन या हनन हो रहा था, वो अत्यधिक गुलामी का, अत्यधिक शोषण हो रहा था लोगों को, उसकी चर्चा की गई है NCERT में। तो ये क्वेश्चन वही कहा है कि उत्तर अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना यह सबसे तार्किक व्याख्या है उसकी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा? तो छात्र हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, तो इस बारे में जो कथन दिए गए हैं इनमें से गतिविधि प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा कौन सा कथन देगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समान या उससे भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 है किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। ऑप्शन नंबर 3 है गांधी जी के भाषणों को पढ़ें और दांडी मार्च के उद्देश्य को दर्शाने वाले मुख्य वाक्यों को चुनें। ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की सीमा को दर्शाने के लिए एक नमूने की रचना कीजिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा हो रही है, उस समय महात्मा गांधी द्वारा क्रमशः स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जा रहे थे।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। एक छात्र है कक्षा का, वो बोलता है कि संविधान जो है वो पानी स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। किसको किसको? पानी, स्वास्थ्य और देखभाल के अधिकार को जीवन रक्षा का अधिकार के तहत आर्टिकल 21 बोलता है, हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर 2 है निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर 3 है कारण प्रभाव तर्क, ऑप्शन नंबर 4 है सरलीकृत रिडक्टिव तर्क। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 कारण प्रभाव तर्क। कारण प्रभाव तर्क इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वह बता रहा है आपको। आगमनात्मक होता ना तो उदाहरण से वो समझाता आपको, निगमनात्मक होता तो नियम बताता, फिर उदाहरण की ओर ले जाता उसको। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कारण प्रभाव और तर्क। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 81। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अनवीकरणीय हैं, क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के विषय में इस क्वेश्चन में चर्चा की गई है। वो कहता है कि इनकी समझ विकसित करने के लिए 4 कथनों में से कौन से कथन समझ के लिए वांछित है, अति आवश्यक है, मतलब इनमें से कौन सा? तो पहला है कोयले का निष्कर्षण, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण, तीसरा है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, चौथा है प्राकृतिक चक्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक चक्र। प्राकृतिक चक्र है जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों आ जाते हैं। कोयले का निष्कर्षण केवल अनवीकरणीय का होगा ये। कोयले का निष्कर्षण मतलब कोयले को निकालना, ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा को संरक्षित करना, बचाना, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वही होंगे पुराने स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और प्राकृतिक चक्र में दोनों आ जाएंगे, नवीकरणीय भी और अनवीकरणीय भी। प्राकृतिक चक्र में आपको दोनों ऊर्जा के रूप सम्मिलित मिलेंगे। बाकी में सिर्फ ऊर्जा का कौन सा अनवीकरणीय स्रोत दर्शाया जाएगा 3 में से। इसलिए चौथा ऑप्शन सही है, जो दोनों की विषय की समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक है, प्राकृतिक चक्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें, जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करे या ना करे और कैसे करे, यदि करे तो। शिक्षिका है एक, और अपने छात्रों को भारत के इस्पात उद्योग के पुरानी नीतियों को समझने के लिए कहती है, जिसमें से वो पुराना लेख एक ढूंढती है और पढ़ने के लिए बोलती है, जिसमें एक नौकरशाह का जिक्र है जो रिश्वतखोरी का आरोप है जिस पर। इसलिए वह सोचती है कि कहीं नकारात्मक प्रभाव न पड़े बच्चों पर, इसलिए वह सोचती है कि इसका उपयोग करे या ना करे। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं। नंबर 1 है उल्लेख करे कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखे। ऑप्शन 2 है कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करे परंतु लेखक का नाम न बताए। ऑप्शन 3 है यह समझाए कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। ऑप्शन 4 है लेख का उपयोग न करे क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात करता है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन तार्किक होगा उस शिक्षिका के दृष्टिकोण से कि वो क्या करे बच्चों को समझाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3
यह समझाए कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। यह है ऑप्शन सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, आप अपने छात्रों को एक वृत्ति चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं अपनाना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है? तकनीकी रूप से सही एक उत्तर क्या होगा? कोई छात्र है और एक वृत्ति चित्र दिखा रहे हैं जहां पर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है। कौन? शिक्षक। और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं अपनाना चाहिए। तो उसकी तार्किक व्याख्या इनमें से कौन सा करेगा तकनीकी रूप से? तो देखते हैं। नंबर 1, प्रधानाध्यापक का बयान धार्मिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरोध में है। सेकंड है, प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है, हालांकि यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है जहां स्कूलों को किसी भी धर्म को लागू नहीं करना चाहिए। थर्ड है, प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों का पालन करता है। फोर्थ है, प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के विरुद्ध है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इनमें से कौन सा सही तार्किक व्याख्या उसकी करता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के विरुद्ध है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है कि सभी धर्म समान हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, दो स्रोत होते हैं। इनमें से प्राथमिक स्रोत की चर्चा वो पूछ रहा है और अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाने के लिए। पहला है अशोक महान, अशोक पर एक वृत्ति चित्र। दूसरा है अशोक स्तंभ। तीसरा है अशोक और मार्रों के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी एक पुस्तक। चौथा है अशोक के समय के कपड़ों का एक संग्रहालय। तो इसमें से कौन सा स्रोत, प्राथमिक स्रोत की चर्चा यहाँ की गई है, द्वितीयक स्रोत की नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा है, अशोक का स्तंभ आप दिखा सकते हैं उसको। यह प्राथमिक स्रोत है। जो पुस्तक लिखी है वो द्वितीयक स्रोत में आएगी, किसी के द्वारा लिखी गई है। अशोक का स्तंभ डायरेक्ट वो जाके देखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड प्राथमिक स्रोत में आएगा। वृत्ति चित्र सेकंड में आएगी, सेकंड स्रोत में, द्वितीयक स्रोत के रूप में बोलेंगे उसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार, ब्लूम महोदय का वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा? ये पेडागॉजी से जोड़ा गया क्वेश्चन। इसमें जो ऑप्शन है नंबर 1, एशिया में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों की सूची बनाना। नंबर 2 है, क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान द्वारा अंगभूत सिद्धांतों में से एक है? ऑप्शन 3 है, दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। ऑप्शन 4 है, अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करें। ब्लूम महोदय के अनुसार पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। इस प्रकार से बच्चों को समझ में आ जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष क्या है और धर्मनिरपेक्ष क्या नहीं है। दोनों अलग अलग हो जाएंगे सूचीबद्ध वर्गीकृत करने में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। श्री जस्टिन हैं तो विक्रेता के दृष्टिकोण से
साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति जो है के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त हैं? जस्टिन महोदय हैं वो विक्रेता के दृष्टिकोण से एक विक्रेता के दृष्टिकोण रखते हैं और साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। कथन दिए गए हैं। नंबर 1, क्या साप्ताहिक बाजार परिवार की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? क्यों तथा क्यों नहीं? बी है, साप्ताहिक बाजार और स्थायी दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं। सी है, क्या आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है? यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? डी है, क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है? यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? कूट दिए गए हैं। नंबर 1 ए, बी और सी। नंबर 2 ए, सी और डी। नंबर 3 बी, सी और डी। नंबर 4 ए, बी और डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, बी, सी और डी। क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है? यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों? यह सही होगा, और बी और सी ये गलत होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इतिहास की व्याख्या कुल मिला के समझाना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? ज़्यादा नहीं, कम पूछा गया है। यह है, छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल ही की खोज के बारे में पढ़कर यह समझने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है। बी है, छात्रों से 2 अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें। सी है, छात्रों को एक समुदाय के 2 अलग अलग सदस्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें। डी है, छात्रों से शासित देश के इतिहासकार और शासक देश के इतिहासकार द्वारा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें। कूट दिया गया है। नंबर 1 ए, बी और सी। नंबर 2 ए, सी और डी। नंबर 3 बी, सी और डी। नंबर 4 ए, बी और डी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ए, सी और डी। छात्रों को एक समुदाय के 2 अलग अलग सदस्यों के पास ले जाएंगे और उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहेंगे। तो स्पष्ट हो जाएगा। डी है, छात्रों से शासित देश के इतिहासकार और शासक देश के इतिहासकार, दोनों देशों के, एक शासित देश और एक शासक देश। जैसे भारत पहले औपनिवेशवाद था ब्रिटिश का, तो दोनों के इतिहासकारों से मिलना पड़ेगा। उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें, उसके बाद उपनिवेशवाद बारे के उसके वृत्तांत को पढ़ने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है, ए, सी और डी। केवल बी ऑप्शन इसमें गलत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। अधिगम उद्देश्य यानी सीखने के उद्देश्य के साथ छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? ऑप्शन नंबर 1 है, सरकारी नियंत्रित मीडिया और निजी मीडिया दोनों क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 2 है, क्या मीडिया बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ऑप्शन 3 है, मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए? ऑप्शन 4 है, उन दृष्टांतों का वर्णन करें जब सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण या सेंसर लगाया था। तो इसमें से सबसे अच्छा परीक्षण कौन करता है? करते तो चारों हैं, पर सबसे तार्किक परीक्षण कौन करता है? तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए? तो यह सबसे अच्छी उसकी तार्किक
व्याख्या है लोकतंत्र की, नहीं तो लोकतंत्र का हनन माना जाएगा। यदि गलत रिपोर्ट वो लिख देगा, संतुलन बना के नहीं लिखेगा, घटी कुछ और घटना है, लिख कुछ और रहा है, तो यह लोकतंत्र को मारने जैसा है। इसलिए ऑप्शन 3 सही है कि संतुलित रिपोर्ट लिखनी चाहिए उसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। सुश्री रोज अपनी कक्षा से पूछती है, यदि मनुष्य ने अलग अलग क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा? 4 छात्र निम्न उत्तर देते हैं। सुश्री रोज है जो अपनी कक्षा से पूछती है छात्रों से कि यदि मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी तैयार कर देने का फैसला ले लिया होता तो उसका जवाब सुनिए। 4 छात्र क्या जवाब देते हैं। छात्र 1 बोलता है, देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं होगी या नहीं रहेगी। छात्र 2 कहता है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। छात्र 3 कहता है, दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। छात्र 4 कहता है, कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी, कुछ के लिए 7। अब वैचारिक स्पष्टता के बढ़ते क्रम में 4 छात्रों को व्यवस्थित करें। वैचारिक क्रम के बढ़ते क्रम में बढ़ता क्रम को आरोही क्रम भी कभी कभार लिख देता है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। घटते को अवरोही, तो बोलता है कि चारों को क्या करना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते में पहले सबसे पहले कौन आएगा? छोटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसा बढ़ता क्रम। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। पहले आएगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, फिर तीसरे के बाद पहला, फिर चौथा लास्ट में आएगा। तो दूसरा, तीसरा, पहला आएगा दूसरा छात्र, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएंगे, ये हो गया। फिर आएगा तीसरा, दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। फिर पहला आएगा, देशांतर रेखाएं किसी काम की नहीं। फिर चौथा आएगा, कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होंगे, कुछ के लिए 7। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं? संज्ञानात्मक यानी दिमागी डेवलपमेंट की बात हो रही है। ए है मनी प्रॉब्लम क्या है, इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। बी है आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सी है प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डी है आपके विद्यालय की गतिविधि में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। ई है एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास के परीक्षण की बात कर रहा है। पूर्व दिया गया है। नंबर 1 में है ए, बी, सी और डी। 2 में है बी, सी, डी और ई। 3 में है ए, डी और ई। ऑप्शन 4 है बी, डी और ई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बी, डी और ई। एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष, 13.45 लाख महिलाएं हैं, उनका लिंगानुपात क्या होगा? यह ऑप्शन सही होगा। और डी है आपके विद्यालय की गतिविधि में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है, यह उसके परीक्षण होगा, दिमागी परीक्षण। संज्ञानात्मक विकास में सहयोग करेगा यह कथन। और बी आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। तो बी, डी और ई सही आंसर होंगे। तो इस प्रकार आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, क्वेश्चन इनके बाहर नहीं आएंगे। आप अभ्यास करते रहिए निरंतर, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोग जुड़ सकें और तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए।
जिससे परिणाम बेहतर प्राप्त हो आपको। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।